हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग आज पूरी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जल्दी से रिवाइज करेंगे। मैंने एक समरी नोट्स बनाई है, अराउंड 3 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड चीज, इसमें सभी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो कवर होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर होंगे एंड बोर्ड के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। प्लस इसको मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें फटाफट रिमेंबर हो जाए। तो अगर ये वीडियो को आप एंड तक देख लोगे तब तक तुम्हें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन याद हो जाएगा, समझने के साथ साथ याद भी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। Before watching this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon for further ओके, updates. तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम करने वाले हैं समरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कि व्हाट यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो, इसको समझना जरूरी है। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है? देखो, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में समझ रहे हैं। फिजिकल कैपिटल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो प्रोडक्शन में यूज करते हो। प्रोडक्शन में क्या यूज करते हो? जैसे मशीनरी, फैक्ट्री में बिल्डिंग्स, फिर रॉ मटेरियल्स, ये सभी चीजें हैं जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हो, तो उसे हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। और ये क्यों चाहिए हमें फिजिकल कैपिटल? फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपको कंट्री की जीडीपी बढ़ानी है तो आपको फिजिकल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? और वही ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? देखो, ह्यूमन कैपिटल मतलब आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसके पास अगर सेक हो। अब व्हाट डू मीन बाय सेक? सेक का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब होता है स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। इसको मैं बार बार सेक वर्ड यूज करूंगा। सेक का फुल फॉर्म है स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। अगर ये चार चीजें किसी के अंदर होता है तो उसे हम बोलेंगे कि उसके पास ह्यूमन कैपिटल है। तो एक ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में क्या फर्क है? तो ह्यूमन रिसोर्सेज में जब आप सेक ऐड कर दो, मतलब इट इज अ स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, इन दैट सिचुएशन वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल क्यों चाहिए? अच्छा, फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज करने के लिए। अगर आपको मशीनरी को अच्छे से यूज करना है तो आपको वो लोग चाहिए, वो स्किल्स चाहिए, वो एबिलिटी चाहिए। इसलिए फॉर बेटर यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए। चलो, थर्ड चीज हमने क्या पढ़ा? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? टैंजिबल होता है, हम इसको देख सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं। वही ह्यूमन कैपिटल क्या है? इनटैंजिबल है। इनटैंजिबल मतलब किसी की स्किल्स, किसी की एबिलिटी, किसी की नॉलेज हम देख नहीं सकते, इसको खाली फील कर सकते हैं, इसलिए उसको इनटैंजिबल बोलते हैं। अच्छा, फिजिकल कैपिटल का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये डेप्रिशिएट होता है टाइम के साथ। डेप्रिशिएट होना टाइम के साथ मतलब क्या? कि फिजिकल कैपिटल को जब आप यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। वहीं स्किल्स, एबिलिटी भी कम हो जाती है अगर आप उस पर वर्क नहीं करो। पर अगर आप उस पर कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करो, राइट, कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करो अगर आप एजुकेशन और हेल्थ पे, तो आपकी स्किल्स और एबिलिटी और ग्रो होगी रेदर देन डिप्रिशिएट होने की बात, राइट। तो हमारी स्किल्स और बढ़ती है जब हम एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट पे और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, जब आप फिजिकल कैपिटल खरीदते हो, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल प्रोसेस। इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि जब आप कोई भी मशीन खरीदोगे या कोई भी रॉ मटेरियल खरीदोगे तो पहले देखोगे कि कितना पैसा लगने वाला है और उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, इसलिए इसको कहते हैं इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल प्रोसेस। वही ह्यूमन कैपिटल जो है उसको सोशल प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। हम सोशल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि आप कितना भी पैसा लगा लो, आपको नॉलेज तभी आएगी जब आपको कोई पढ़ाएगा। आपके पास पैसा देने से विद्या नहीं आ सकती, इसलिए इसको कहते हैं सोशल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपको कोई सिखाएगा तभी आपके अंदर वो नॉलेज, एबिलिटी या स्किल्स आएगी। अच्छा, फिजिकल कैपिटल को आप ओनर से सेपरेट कर सकते हो, मशीनरी को बेच सकते हो किसी को, पर ह्यूमन कैपिटल ऐसी चीज है, किसी की स्किल्स, एबिलिटी किसी को बेच नहीं सकते, ये आपके पास हमेशा रहेगी। तो इसी के साथ फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का एक बार डिफरेंस भी हो गया और हमने क्या समझा कि भाई फिजिकल कैपिटल ऐसी चीज है जो प्रोडक्शन में यूज होती है, एग्जाम्पल मशीनरी। अच्छा, सेकंड क्या पढ़ा हमने? ये क्यों काम आता है? हमारी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। टैंजिबल है, डेप्रिशिएट होता है टाइम के साथ, और इट इज एन इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल प्रोसेस। वही ह्यूमन कैपिटल के इट इज अ स्टॉक ऑफ सेक। सेक का मतलब स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। क्यों चाहिए होता है? आपको फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज करने के लिए। इंटेंजिबल इन नेचर होता है और डेप्रिशिएशन होने से रोक सकते हैं अगर हम एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, एंड इट इज अ सोशल प्रोसेस। चलो, हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि व्हाट यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेक। ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ सेक और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेक। मतलब मेरे पास अगर वो है, वो स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज और एक्सपर्टाइज है, तो मेरा ह्यूमन कैपिटल हो चुका है। पर अगर मैं किसी और को ये स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज और एक्सपर्टाइज दे रहा हूं, इसका मतलब उसके अंदर मैं वो डेवलपमेंट कर रहा हूं, उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो किसी के अंदर अगर आप वो चीज का डेवलपमेंट करते हो तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? डेवलपमेंट। और वहीं
ह्यूमन कैपिटल में वो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? स्टॉक। चलो यहां तक तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मेरी बात समझ लो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके आने के पूरे चांसेस हैं। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछते हैं इसके ऊपर और ओवरऑल क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो ये 3 मार्क का वेटेज भी देता है, ये आपका 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है और 4 मार्क का क्वेश्चन, मतलब सभी टाइप के क्वेश्चंस में ये बैठ सकता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखो सोर्सेज का मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। सोर्सेज मतलब अगर हमें किसी के अंदर वो स्किल, एबिलिटी, नॉलेज और एक्सपर्टाइज देना है, मतलब सेक देना है किसी के अंदर, तो वो उसके क्या क्या सोर्सेज है, किस तरीके से मैं किसी के अंदर ये सेक दे सकता हूँ। सेक मतलब स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट आर द सोर्सेज, कौन से सोर्सेज है। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसका मैंने एक मेमोरी टेक्निक भी दिया है, हिट मी। हिट मी में एच का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, टी का मतलब होता है ट्रेनिंग, एम का मतलब होता है माइग्रेशन एंड ई का मतलब होता है एजुकेशन। तो मैंने मेमोरी टेक्निक्स दे दी है, पर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन के ऊपर। ठीक है। सबसे पहला सोर्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? व्हाई इट इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? बिकॉज अगर आप देखो तो जो एक लेबर स्किल होता है, जो स्किल लेबर होता है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा कंट्री की जीडीपी को rather than an unskilled person. So labor skill of an educated person is more, it contribute more than the person who is uneducated. तो वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। हमें सबको पता है कि अगर पढ़ा लिखा इंसान है वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा rather than illiterate या uneducated person. और इसीलिए एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। कहते हैं एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना मतलब एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। क्यों कैपिटल गुड्स? देखो आप अपनी कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी, आप मशीनरी पे इन्वेस्ट क्यों करते हो? आप मशीनरी पे, लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में 2-2 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मशीनरी के ऊपर मैं अगर 2 करोड़ डाल रहा हूं तो मुझे उससे फायदा उससे कई गुना ज्यादा होगा। वैसे ही हमारे एजुकेशन पे होता है, अगर हम जितना ज्यादा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे उसका बेनिफिट उससे कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लाइक एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि आपकी इसकी फ्यूचर इनकम को बढ़ा देता है, ये फ्यूचर इनकम आपकी जो है वो बढ़ा देता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लाइक एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। और तीसरे पॉइंट जो है वो है कि एजुकेशन के क्या क्या फायदे। देखो बहुत सिंपल तरीके, एजुकेशन की क्या फायदा होगा कि सबसे पहले तो आपकी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। ऑब्वियसली सर, पहली बात तो आप अच्छी अर्निंग करोगे, अच्छी अर्निंग करोगे तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी होगी। और फिर 2 नए पॉइंट, ये ध्यान रखना, जब एजुकेशन होता है ना तो इनोवेशन होता है, इंप्रूवमेंट होता है और इन्वेंशन होता है। अब तीनों में क्या फर्क है? इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज आपने इन्वेंट की हो, जैसे पहली बार टेलीफोन इन्वेंट हुआ था, उसे कहते हैं इन्वेंशन। इनोवेशन मतलब आपने उसमें कुछ नया चीजें लाई है, नई फंक्शनैलिटी ऐड की है। और इंप्रूवमेंट का मतलब होता है जैसे कि 16 GB रैम थी, अब 32 GB रैम हो गई, तो मतलब और इंप्रूवमेंट आ चुका है। ठीक है, तो 3 चीजें होती है, फर्स्ट होता है इन्वेंशन, दूसरा होता है इनोवेशन एंड थर्ड होता है इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें होगी जब एजुकेशन होगा। तो एजुकेशन का सबसे पहले फायदा क्या है कि आपकी अर्निंग बढ़ेगी। दूसरा फायदा क्या है? आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी। थर्ड क्या होगा? आपका इनोवेशन होगा, इंप्रूवमेंट होगा एंड इन्वेंशंस होंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि इनको अडेप्ट करने के लिए भी तो लोग चाहिए। मैं बहुत अच्छी मशीनरी बना सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा इन्वेंशन कर सकता हूँ, पर इन इन्वेंशन को अडेप्ट करने वाले भी तो लोग चाहिए जो एजुकेटेड होने चाहिए। तो अगर आपकी जो कंट्री की पॉपुलेशन है, अगर आपकी जो लेबर फोर्स है वो एजुकेटेड होगी, तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आप लाओगे तो उसको वो लोग अडेप्ट कर पाएंगे, राइट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 फायदे हैं एजुकेशन के। सबसे पहला क्या फायदा है कि आपकी अर्निंग अच्छी होगी। सेकंड क्या फायदा है? आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी होगी। थर्ड क्या होगा? इनोवेशन होगा, इन्वेंशन होगा और इंप्रूवमेंट होगा। और फोर्थ, उसको अडेप्ट करने के लिए लोग होंगे। तो ये है एजुकेशन की। देखो 3 पॉइंट है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या पॉइंट बोला मैंने कि एक लेबर स्किल जो होता है, स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन विल कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लाइक एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। याद रखना, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। एंड थर्ड क्या होता है कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है, कोई इनोवेशन आना है, तो इसके थ्रू हो जाएगा। अच्छी अर्निंग होगी आपकी, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी आपकी, और अडेप्शन के लिए लेबर फोर्स भी अवेलेबल होंगे। तो ये है एजुकेशन, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।
हेल्थ पे अगर हम खर्चा करते हैं तो आपको कैसा लेबर फोर्स मिलता है? एक हेल्थी एंड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, एक हेल्थी एंड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स मिलता है। मेरी बात सुनो, अगर आप एजुकेशन पे खर्चा करते हो पर अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप कितने भी पढ़े लिखे होंगे आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी भी रहो। आप एजुकेटेड बहुत हो पर अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी गवर्नमेंट जो है, आपकी कंट्री जो है, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा करे, बिकॉज आपको कैसा लेबर फोर्स मिलेगा? हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। इससे क्या होगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बहुत अच्छी होगी। ये तो होगा। अब होता है क्वेश्चन कि एक हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स के लिए क्या क्या प्रोवाइड होना चाहिए। देखो, एडिक्वेट फूड, फूड के साथ साथ प्रॉपर नरिशमेंट होना चाहिए। तो हेल्थ पे क्या होना चाहिए? एडिक्वेट फूड होना चाहिए, फिर प्रॉपर नरिशमेंट होना चाहिए, प्लस प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। और भी बहुत सारे हैं पर ये 3 इनफ है अभी के लिए। तो फूड, एडिक्वेट फूड होना चाहिए, प्रॉपर नरिशमेंट होना चाहिए और सैनिटेशन फैसिलिटी होना चाहिए। इन दैट सिचुएशन कहते हैं कि एक अच्छा प्रॉपर हेल्दी लेबर फोर्स आपके लिए अवेलेबल होगा। अब किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ पे? देखो 3 टाइप का होता है, एक प्रिवेंटिव मेडिसिन, एक क्यूरेटिव मेडिसिन और एक सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब कि बीमारी होने से बचने, प्रिवेंशन करना पहले से। जैसे अगर कोरोना होने से पहले अगर वैक्सीनेशन आ गया तो उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, कोरोना से हम बचेंगे। पर अगर हमें कोरोना हो गया तो उसको ठीक करने के लिए जो खर्चा होगा उसे हम बोलते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन। अगर हमें कोई बीमारी है उसको क्योर करने के लिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूरेटिव मेडिसिन। और तीसरा जो होता है वो है सोशल मेडिसिन। अब सोशल मेडिसिन क्या होता है? कि लोगों को इंफॉर्मेशन देना, हेल्थ लिटरेसी फैलाना। जैसे कोरोना के टाइम गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्पेंड किया होगा एक्सपेंडिचर, कि लोगों को इंफॉर्मेशन दे हेल्थ के बारे में, कैसे आपको सेफ रहना है इस बीमारी से। तो बहुत सारे उसके लिए खर्चे होते हैं। तो 3 टाइप के खर्चे होते हैं, एक प्रिवेंटिव होता है, एक क्यूरेटिव होता है और एक सोशल होता है। अब इसको याद कैसे करना है? सबसे पहले बात तो ये लिखना है कि भाई एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ करेंगे तो अपने को कैसा लेबर फोर्स मिलेगा? कैसा मिलेगा? हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। दूसरा अपने को क्या बोलने का कि अच्छा हेल्दी लेबर फोर्स के लिए आपको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? एडिक्वेट फूड, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी एंड प्रॉपर नरिशमेंट होना चाहिए। और किस टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं? प्रिवेंटिव, एक क्यूरेटिव और एक सोशल मेडिसिन। चलो ये हो गया। अब हम जाते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल। देखो, ये कहते हैं ना कि आप एजुकेशन हो चुका है, पर एजुकेशन के बाद आपको कंपनी जो है आपको ट्रेनिंग देती है, एक फाइनल पॉलिश करती है, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हो सब कुछ, पर एक थोड़ा सा पॉलिश की जरूरत होती है ताकि एकदम इफेक्टिव रिजल्ट आए। राइट? कंपनी के बारे में जानना, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके बारे में ट्रेनिंग करती है। अब फायदा क्या होता है ट्रेनिंग कराने का? उनकी स्किल्स तो बढ़ती है विदाउट मच कॉस्ट। विदाउट मच कॉस्ट क्यों? देखो, एजुकेशन पे आप काफी साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अराउंड अपना 15 से 18 साल एजुकेशन पे लाए, तब जाके वो आपके पास स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज और एक्सपर्टाइज आई है। पर उसको फाइनल पॉलिश देना बहुत जरूरी है। और वो फाइनल पॉलिश कैसे देते हैं? थ्रू ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग जैसे ही आप प्रोवाइड कर दोगे तो उसकी जो फाइनल पॉलिश है वो हो जाता है और इतना खर्चा भी नहीं होता और जल्दी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग इनहैंस मतलब एजुकेशन के साथ साथ उसको और इनहैंस कर देता है, स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी विदाउट मच कॉस्ट। कैसे याद करना है? स्किल्स और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, पर वो तो एजुकेशन भी बढ़ाता है। इसका क्या खास बात है? कि ये इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता। ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या प्रोवाइड करती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या प्रोवाइड करती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अच्छा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग 2 टाइप का होता है, या तो विद इन द फर्म होता है कि जब काम चल रहा होगा तब मैं आपको सिखा दूंगा, या ऑफ द कैंपस। ऑफ द कैंपस मतलब काम के बाहर एक अलग से एजेंसी से जो आपको काम सिखाती है। तो एक विद इन द फर्म होता है और एक ऑफ द कैंपस होता है। ओके, अब ऑब्वियसली फर्म आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहो। क्या वर्ड है? स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ताकि जो आपकी स्किल्स इनहैंस हुई है उसका बेनिफिट मैं रिकवर तो करूं। राइट? क्योंकि मैंने आप पे खर्चा किया हुआ है। तो फर्म हमेशा आपसे इंसिस्ट करती है कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप रुको, ताकि मैं रिकवर कर सकूं जो आपकी स्किल्स एंड एबिलिटी जो है वो इनहैंस हुई है। राइट? हेंस इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि सर जितना बेनिफिट फर्म को मिलने वाला है वो कई गुना ज्यादा है कंपेयर टू द कॉस्ट दे हैव इनकर्ड। क्लियर? तो इसको ट्रेनिंग को कैसे याद करना है? आपको ट्रेनिंग से क्या मिलेगा? स्किल्स और प्रोडक्टिविटी इनहैंस होगी। पर वो तो एजुकेशन से भी मिलती थी। इसकी खास बात क्या है? विदाउट मच कॉस्ट। सेकेंड, इसलिए फर्म ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अच्छा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग किस टाइप की होती है? एक होती है ऑफ द कैंपस और एक विद इन द फर्म। ये याद रखना है। फिर आपसे फर्म क्या एक्सपेक्ट करती है? कि आप तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहो, ताकि मैं आपकी जो इनहैंस हुई है स्किल्स उसको मैं रिकवर कर सकूं। इसलिए इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अब माइग्रेशन पे एक्सपेंडिचर होना का मतलब क्या है? देखो, दो टाइप के लोग माइग्रेट करते हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयड रूरल।
अनएम्प्लॉयड रूरल पर्सन जो होता है वो किधर माइग्रेट होता है, अर्बन एरिया में। तो अनएम्प्लॉयड रूरल पर्सन जो होता है वो किधर माइग्रेट होता है, अर्बन एरिया में। और दूसरे जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, सीए है, ये लोग जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं वो दूसरी कंट्री में जाते हैं ताकि अच्छी अर्निंग हो सके, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सके, तो लोग माइग्रेट करते हैं। अच्छा, तो दो लोग कौन माइग्रेट करते हैं, एक अनएम्प्लॉयड रूरल पर्सन अर्बन एरिया पे, और दूसरा कौन, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन कहां माइग्रेट होता है, दूसरी कंट्रीज में। दोनों में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। अरे दोनों में खर्चे तो होंगे, क्या टाइप के खर्चे होंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो खर्चा तो होगा। दूसरा क्या होगा कि मैं माइग्रेट कर रहा हूं तो वहां हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी, अगर मैं रूरल से अर्बन एरिया जा रहा हूं तो वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हायर होती है, तो वो भी खर्चा होगा। तो दो चीज का खर्चा होगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड इज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पर फिर भी लोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इन खर्चे से कई गुना ज्यादा उसकी अर्निंग होगी। मतलब क्या कि यार मैं यहाँ गांव में सिर्फ 10,000 रुपए कमाता था, अब मैं अर्बन एरिया है, मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, और मेरा खर्चा कितना हो रहा है, पहले 5,000 होता था अब 20,000 हो रहा है, पर अल्टीमेटली मेरा फायदा तो हो ही रहा है, राइट, बिकॉज अर्निंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कॉस्ट को भी रिकवर कर लेते हैं। इसलिए इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले कैसे याद करना है, एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन। दो लोग माइग्रेट करते हैं, एक कौन, रूरल अनएम्प्लॉयड, और सेकंड टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। माइग्रेट करने में खर्चे क्या क्या होते हैं, एक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। पर फिर भी हम क्यों करते हैं, क्योंकि उससे होने वाला बेनिफिट जो इनहैंस अर्निंग है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू इट्स कॉस्ट। एंड द लास्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ये लास्ट पॉइंट है। इंफॉर्मेशन पे क्या क्या एक्सपेंडिचर होता है, देखो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, तो पहली बात कि भाई कौन सा इंफॉर्मेशन के लिए मैं खर्चा कर रहा हूं। देखो दो चीज की इंफॉर्मेशन लेनी आपके लिए बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला ये है कि मुझे कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी है जहां मुझे अच्छी क्या मिल सके, स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, सेक मिल सके। सेक मिलने के लिए कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं अप्लाई करूं, और सेकेंड क्या कि भाई इन जो ये मुझे सेक मिला है, जो ये स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज और एक्सपर्टाइज मिला है, इसको यूटिलाइज कहां करूं, इसको यूटिलाइज कहां करूं ताकि अच्छी अर्निंग कर सकूं। मतलब कौन सी लेबर मार्केट है जहां मैं इसको अच्छे से अर्न कर सकता हूं, राइट। तो लेबर मार्केट कहां है जहां मैं इसको अर्न कर सकता हूं अच्छा पैसा, और कहां मैं ये ऑब्टेन कर सकता हूं, राइट। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन लेते हो कि भाई उसकी कैसा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, स्टैंडर्ड कैसा है, एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा अच्छा है कि नहीं, और दूसरा क्या लिखते हो भाई कितना खर्चा होने वाला है। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप खर्चा करते हो। और जॉब के लिए आप क्या करते हो कि कहाँ अच्छी अपने को सैलरी मिलेगी, तो ये दोनों के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों इतना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आप हमेशा चाहोगे कि आप कहाँ अपनी आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, आपको स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज और सेक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, सेक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मैं अपना सेक कहाँ अच्छे से ऑब्टेन कर सकूं, कहाँ मैं मैं बेसिकली जो भी एजुकेशन में खर्चा कर रहा हूँ, बेसिकली कर क्या रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ ना, टू ऑब्टेन व्हाट, सेक। तो मुझे जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ मैं अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, प्लस इसको जो मैंने ऑब्टेन किया, ये जो सेक मैंने ऑब्टेन किया है, इसको मैं कहां से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकता हूं। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, क्यों इतना डिसीजन इंपॉर्टेंट है, कहां मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं ह्यूमन कैपिटल को, और उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कहां कर सकता हूं। मतलब सेक, ह्यूमन कैपिटल मतलब सेक, राइट, स्टॉक ऑफ सेक, स्किल, एबिलिटी, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। तो उसको मैं कहां इन्वेस्ट कर सकता हूं, और दूसरा उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता हूं। कैसे याद करना है, दो टाइप, कहां एक्सपेंडिचर करते हो इन्फॉर्मेशन में, दो चीज का, कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड दूसरा कौन सा लेबर मार्केट। अच्छा, उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन लेते हो भाई, एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है और कॉस्ट कितना है, और लेबर मार्केट में क्या करते हो भाई, कितनी सैलरी मिलने वाली है। ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे इंफॉर्मेशन पे खर्चा आप क्यों करते हो, क्योंकि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, और दूसरा उसका यूटिलाइजेशन क्या करना है, किस चीज का यूटिलाइजेशन, आपके सेक का, सेक को मतलब ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। इसी के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, दैट इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जिसका मेमोरी टेक्निक है हिट मी। हिट मी में एच का मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, आई का मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, टी का मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, एम का मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एंड लास्ट ई का मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम जाते हैं ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। देखो कुछ खास नहीं है, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ईजी है। हमें ये कंपेयर करना है कि हमारा जो ये एक बार अगर हम इन्वेस्ट करते हैं सेक पे, स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, एक्सपर्टाइज से, क्या इससे कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली सर, क्योंकि
अगर दो बंदे को आप ले लो, एक वो है जिसके पास जो एजुकेटेड है और जो, अच्छा एक पॉइंट रहना मैं बताना भूल गया, एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें याद रखना दो कौन से हैं, एक एजुकेशन और हेल्थ, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सारे पूछे तो कौन से होते हैं, हिट मी, हेल्थ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन एंड एजुकेशन, सारे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे तो एजुकेशन है, हेल्थ। तो ऑब्वियसली बात है कि क्या रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहला पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि देखो एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है और एक जो हेल्दी पर्सन होता है, ये कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। तो सिंपल सी बात है कि देयर इज अ रिलेशन कि अगर मैं जितना ज्यादा सेक पे इन्वेस्ट करूंगा, जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करूंगा, उतना कंट्री का जीडीपी तो बढ़ने ही वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? बिकॉज एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है और एक हेल्दी पर्सन जो होता है, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ना। और दूसरी बात क्या है, अगर आप जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करोगे, मैंने पहले ही बता चुका हूं, इससे क्या होगा, या तो इन्वेंशंस होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, या टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स होते हैं, राइट। मैंने अभी बताया ना, इन्वेंशंस क्या होते हैं, जो नई नई चीजें आती है, जैसे पहली बार टेलीफोन हुआ उसे कहते हैं इन्वेंशन। इनोवेशंस मतलब जब आप टेलीफोन से स्क्रीन वाले सॉरी वायरलेस फोन पे गए, एप्पल जो करता है वो इनोवेशंस करता है। और फिर इन्वेंशन इंप्रूवमेंट मतलब इंप्रूवमेंट है, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, रैम बढ़ा के, प्रोसेसर अच्छा करके, तो वो होता है। तो ऑब्वियस की बात है, इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है। तो पहला बात क्या है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, सेकंड इनोवेशंस आएंगे, और थर्ड इनोवेशन के साथ एक पॉइंट चिपका हुआ रहेगा, वो कौन सा है, अडैप्शन। कि भाई मैं नई इनोवेशंस ला दूं, पर इस इनोवेशन को यूटिलाइज करने के लिए मेरे पास वो ह्यूमन फोर्स होना चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, जिसके पास क्या हो, जिसके पास वो स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज एंड सेक, मतलब सेक हो, जिसकी वजह से इस ह्यूमन टेक्नोलॉजी को वो लोग यूटिलाइज कर सके, उसको अडेप्ट कर सके। तो ये पॉइंट हमेशा आ जाएगा। पहली बात एजुकेशन पे इन्वेस्ट, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करोगे तो पहली बात क्या होगा, इन्वेंशन होगा, इनोवेशन होगा, टेक्निकल इंप्रूवमेंट होगा, ये तो है ही, पर उसके साथ साथ आपके पास वो लेबर फोर्स भी रेडी होगा जो इन सब चीजों को अडेप्ट कर सके। तो ये दोनों पॉइंट हमेशा साथ में होंगे, दो पॉइंट आराम से याद हो जाएंगे। क्लियर? देयर इज अ रिलेशन, यस देयर इज अ रिलेशन। एजुकेटेड पर्सन जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, हेल्दी पर्सन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी बात क्या है सर, इनोवेशन, इंप्रूवमेंट और इन्वेंशंस होंगे। और दूसरी तीसरी बात क्या होगा कि सर इसको अडेप्ट करने के लिए हमारे पास लेबर फोर्स भी होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं कि व्हाई इट इज अ डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्यों इतना डिफिकल्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप प्रूव करना इसका, ह्यूमन कैपिटल और जीडीपी का। हमने पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा कि यस सर देयर इज अ रिलेशन, अगर आप जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, कंप्लीटली अग्री। बट इंडिया में अगर आप देखो तो हमने एजुकेशन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, हमने हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, पर वो इंप्रूवमेंट हमारे जीडीपी में नहीं दिख रहा। मतलब कि जो कॉजेस हुए, जो इंप्रूवमेंट हुए हैं, उसका इफेक्ट जीडीपी में नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इंप्रूवमेंट हो रहा है जीडीपी में, पर उतना ज्यादा नहीं हो रहा जितना इंप्रूवमेंट हमारे एजुकेशन और हेल्थ में हो रहा है। ये कह रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम प्रूव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेजरमेंट प्रॉब्लम। याद क्या रखोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट प्रॉब्लम मतलब जिस इंडिकेटर से हम एजुकेशन और हेल्थ को मेजर करते हैं उसमें प्रॉब्लम है। क्या बताता? अच्छा, हमने अभी बात की कि सर एजुकेशन में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, पर उसका जीडीपी पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम एजुकेशन को कैसे मेजर करते हैं? हम एजुकेशन को मेजर करते हैं तीन फॉर्म में। हम एजुकेशन को किस फॉर्म में मेजर करते हैं? तीन फॉर्म में मेजर करते हैं। सबसे पहले कि भाई कोई एजुकेशन में जब ज्वाइन करता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल उसने स्कूलिंग किया है। ठीक है, कि भाई पहले एक बच्चा अगर पढ़ता है, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग अगर 8 साल है, इसका मतलब क्या कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल ज्वाइन करेगा तो कम से कम 8 साल तो पढ़ेगा स्कूल में। हो सकता है अब 10 साल हो गया, तो देयर इज एन इंप्रूवमेंट। दूसरा ईयर ऑफ स्कूलिंग से करते हैं। सेकंड टीचर प्यूपिल रेशियो से करते हैं कि एक टीचर के बीच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर पहले एक टीचर के सामने 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब टीचर के सामने 5 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो देयर इज एन इंप्रूवमेंट। एंड थर्ड इज एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मतलब क्या? एनरोलमेंट मतलब कोई कितने, अगर 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो एजुकेशन में एनरोल कर रहे हैं। पहले अगर 40% होता, मतलब 100 में से सिर्फ 40 बच्चे एनरोल कर रहे हैं, अब 60 बच्चे एनरोल कर रहे हैं, तो यस देयर इज अ एनरोलमेंट रेशियो हमारा बढ़ा है। पर ये जितने भी इंडिकेटर है, फर्स्ट एनरोलमेंट, दूसरा टीचर प्यूपिल रेशियो, एंड थर्ड ईयर ऑफ स्कूलिंग या ईयर ऑफ कंप्लीशन, ये तीनों रेशियो इंडिकेटर क्या कभी आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बता पाएगा? नहीं। आखिर में आपकी जीडीपी के लिए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और प्रोडक्टिविटी के लिए सेक चाहिए। सेक मतलब स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, एक्सपर्टाइज।
तो क्या ये सभी इंडिकेटर्स आपको ये बता पाएंगे? नहीं। तो प्रॉब्लम मेजरमेंट में, जो हम मेजर करते हैं, हम किससे मेजर करते हैं? एनरोलमेंट क्या है, टीचर पीपल रेशियो क्या है, और ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या है। ये कोई भी इंडिकेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बता पाएगा। सेम विथ हेल्थ। हेल्थ में क्या इशू है? हम हेल्थ को किससे मेजर करते हैं? मॉनिटरी टर्म से मेजर करते हैं। मॉनिटरी टर्म से मेजर करना मतलब क्या कि देखो हम मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? पहले 32 ईयर्स की थी, अभी 64 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मोर्टालिटी रेट से करते हैं। मोर्टालिटी मतलब कितने कितने जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। मोर्टालिटी रेट पहले कम था, अभी ज्यादा है। सॉरी, मोर्टालिटी रेट पहले ज्यादा था, अभी कम है। तो ये क्या कोई भी इंडिकेटर आपका ट्रू हेल्थ स्टेटस बता पाएगा? मतलब क्या, मैं बहुत ही फिट हूं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, पर अगर मैं मेंटली डिप्रेस्ड हूं तो क्या मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा? क्या मैं अच्छे से प्रोडक्टिव हो पाऊंगा? क्या मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाऊंगा? नहीं। इसलिए ये सभी इंडिकेटर्स आपका ट्रू हेल्थ स्टेटस नहीं बताता। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मेजरमेंट प्रॉब्लम। याद क्या करोगे? मेजरमेंट प्रॉब्लम। जिससे हम एजुकेशन को मेजर करते हैं और जिससे हम हेल्थ को मेजर करते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। एजुकेशन को हम मेजर करते हैं 3 चीज में, कि कितनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हुई है, क्या आपका टीचर पीपल रेशियो है, और थर्ड जो है आपका एनरोलमेंट रेट क्या है। ये कोई भी इंडिकेटर आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बता पाएगा। और दूसरा मैंने हेल्थ का बताया, हेल्थ को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मॉनिटरी टर्म से करते हैं। ये कोई भी चीज आपका ट्रू हेल्थ स्टेटस नहीं बता पाएगा। चलो, हमने कॉज एंड इफेक्ट कर लिया। अब हम कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट्स बाय ड्यूशेट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। अब ड्यूशेट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने कुछ रिपोर्ट्स दिए हैं। अब ड्यूशेट बैंक का क्या कहना है? देखो, इन्होंने इंडिया के बारे में कुछ बताया कि इंडिया का प्रोग्रेस हो सकता है कि नहीं। इंडिया ड्यूशेट बैंक एक जर्मन बैंक है और उन्होंने अपनी ग्लोबल ग्रोथ सेंटर रिपोर्ट में, अब रिपोर्ट का नाम याद रखना है, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर, मतलब पूरी दुनिया में ऐसे कौन से कंट्रीज है जहां ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है, ग्रोथ के सेंटर्स कौन से हैं। उनकी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि 2020 तक इंडिया जो है 4 मेजर ग्रोथ सेंटर बन जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, हम बहुत पीछे अभी, हम 5th 6th पे हैं, बट फिर भी कहा जाता था ड्यूशेट बैंक का 2011 में उन्होंने कहा कि 2020 तक हम 4 मेजर ग्रोथ सेंटर बन जाएंगे। और ये तभी बनेंगे, अभी हम ये तभी बनेंगे जब हम किस में इंक्रीज करेंगे? ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। मतलब ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करना इज वेरी क्रूशियल अगर हम इस पोजीशन पे पहुंचना है। मतलब गवर्नमेंट को एजुकेशन हेल्थ पे काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी हम इस इंडिकेटर पे पहुंच सकते हैं। और उनका कहना था कि इन इंडिया 40% राइज इन एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड। मतलब एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर मेरे पहले 5 साल है, मतलब मैंने पहले कहा कि 5 साल तक ही बच्चे पढ़ते हैं, अब अगर 40% बढ़ गया, इसका मतलब क्या कि अब पहले 5 साल था, अब 3 साल और, मतलब 8 साल का एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। ये एक्सपेक्टेड है। अगर हम जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया कैन बिकम द टॉप 4 ग्रोइंग नेशंस ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सिंपल है। ड्यूशेट बैंक की कौन सी रिपोर्ट थी? ड्यूशेट बैंक एक जर्मन बैंक है, उनकी रिपोर्ट कौन सी थी? ग्लोबल ग्रोथ सेंटर रिपोर्ट। मतलब ग्लोबल में कौन से ऐसे सेंटर है जहां ग्रोथ होने वाली। उसमें क्या कहा इंडिया को कि इंडिया 2020 तक टॉप 4 मेजर ग्रोथ सेंटर बन सकता है, प्रोवाइडेड इंडिया किस पे इन्वेस्ट करे? ह्यूमन कैपिटल पे। ठीक है, ये हो गया रिपोर्ट। अब वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट का नाम क्या था, ये जानना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट का जो नाम था, इसको कैसे याद करेंगे? देखो, इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी। देखो, नॉलेज इकोनॉमी क्या होता है पहले मैं वो समझा देता हूँ। एक ऐसी इकोनॉमी जहां मेजर कंट्रीब्यूशन नॉलेज से चलती है। सर, नॉलेज से चलती है मतलब क्या? मैं बताता हूँ। अगर आज की अगर तुम इंडस्ट्रीज देखो, गूगल देख लो, जोमैटो देख लो, पेटीएम देख लो, ये क्या है? ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, पर ये क्या सप्लाई कर रही है? क्या आपको ये प्रोडक्ट दे रही है? नहीं, ये बेसिकली आपको नॉलेज बेच रही है। क्या नॉलेज बेच रही है वो? जोमैटो कर क्या रहा है? जोमैटो एक सप्लायर को एक कस्टमर से मिला रहा है, दोनों की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पहुंचा रहा है और दोनों का डिलीवरी हो रहा है। वो फूड बना रहा है और उसकी डिलीवरी कर गया। तो बेसिकली वो कुछ बना नहीं रहा है, वो सिर्फ एक नॉलेज शेयर कर रहा है दोनों के बीच में। सेम विद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो हम बेचते हैं, हम करते क्या है? हमारी जो नॉलेज है हमने एक जगह कोडिंग कर दी और उसको बेच दी। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी सर्विस जिसका डोमिनेंट नेचर नॉलेज हो, तो उसे हम कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट है, नॉलेज बिजनेस का पार्ट है। और इंडिया में वो स्ट्रेंथ है कि इंडिया नॉलेज इकोनॉमी बन सकती है। मतलब जैसे पूरी वर्ल्ड में जैसे गूगल है, गूगल क्या है? नॉलेज इकोनॉमी है। गूगल में क्या होता है? बेसिकली आपका नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन है गूगल आप सर्च करते हो तो नॉलेज मिलती है आपको, तो इसलिए नॉलेज इकोनॉमी। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड बिजनेस है। तो इंडिया को कहा गया कि इंडिया भी एक नॉलेज इकोनॉमी बननी चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास वो सभी स्ट्रेंथ है नॉलेज इकोनॉमी बनने के लिए। तो किस तरह से रिपोर्ट को याद करोगे? इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी।
लिवरेज का मतलब है कि इससे क्या क्या मिलता है हमें, बहुत सारे स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब इंडिया में एक नॉलेज इकोनॉमी बनने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और इंडिया के पास वो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ये बन सकता है। तो इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी, लिवरेज, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि इंडिया जो है, इंडिया को नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांजिशन हो जाना चाहिए, मतलब इंडिया को अपनी इकोनॉमी को नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, साल की जो पर कैपिटा इनकम आज $1000 है, $1000 मतलब अराउंड 70,000 जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगी, मतलब $3000 हो जाएगा 2020 तक। एक्चुअली ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया को नॉलेज इकोनॉमी बनने में बहुत टाइम लगेगा। अब बात करते हैं कि इंडिया को नॉलेज इकोनॉमी के लिए क्यों इतना देते हैं, क्योंकि इंडिया में वो सारे की इंग्रेडिएंट्स है, इंडिया में वो सारे की इंग्रेडिएंट्स है जो चाहिए एक नॉलेज इकोनॉमी बनने के लिए। क्या क्या की इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपके पास अच्छी लेबर फोर्स है, आपके पास सस्ती लेबर फोर्स है, आपके पास स्किल्ड लेबर फोर्स है, और हमारे पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी बन सकती है। तो दो बैंक था, पहला ड्यूशेट बैंक, दूसरा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम क्या है, इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी क्या क्या लिवरेज करता है, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। इंडिया को किसमें ट्रांजिशन करना चाहिए, किसमें, नॉलेज इकोनॉमी में। उसके लिए उससे अपना इंडिया का जीडीपी कितना बढ़ जाएगा, $1000 से $3000, और उसके लिए जितने भी की इंग्रेडिएंट्स है अपने पास है। तो इतना याद हो गया। और ड्यूशेट बैंक की कौन सी बैंक थी, जर्मन बैंक। उन्होंने क्या कहा था, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर रिपोर्ट, उसमें क्या किया था, इंडिया क्या बन जाएगा, 4 मेजर ग्रोथ सेंटर इंडिया बन जाएगा। उसके लिए इंडिया को किसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल, इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसको अचीव करना है तो। और इसके कहा गया था कि हमारा एवरेज एजुकेशन ईयर्स जो है वो 40% राइज हो जाएगा। ये हो गया हमारा रिपोर्ट। अब हम पार्ट 2 करेंगे रिवीजन का, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा ह्यूमन कैपिटल का, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको इस तरह के रिविजन्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलो, और चैनल को ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।